हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 46। तो बेटे ये यूनिट नंबर 4 का 46वां वीडियो है और इससे पहले 45 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है धात्विक बंध, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। तो आज हमें धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना है और ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को या इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आज आप वाइट बोर्ड पर या ग्रीन बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आज आप इस तरीके से क्यों पढ़ा रहे हो। तो बेटे मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारे पास जो समझने वाला हिस्सा है, जो समझने वाला पार्ट है, जो हमारा टॉपिक है, जो कंसेप्ट है, वो थ्योरेटिकल है और उसमें लिखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और थ्योरेटिकल होने के कारण, उसमें थ्योरी ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने अभी कई सारे बॉन्ड्स के बारे में पहले से बात की है। इस चैप्टर में, इस यूनिट नंबर 4 में मैंने आपको सिखाया है कि आयनिक बंध होता है, सह संयोजक बंध होता है, उप सह संयोजक बंध होता है और उसके अलावा वांडरवाल बंध के बारे में भी आपको सिखाया है। और वांडरवाल बॉन्ड्स के बारे में सिखाने के बाद आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बॉन्ड के बारे में भी सिखाया गया है, जिसे आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में सीखने के बाद, हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद ये हमारे पास बचता है धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, धात्विक बंध क्या होता है? भाई, धात्विक बंध को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। आप मुझे एक बात बताओ कि मान लो हमारे पास दो परमाणु हैं, एक परमाणु A है और एक परमाणु B है। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन क्या है। हमारे पास कितने परमाणु हैं? दो परमाणु, एक परमाणु A और एक परमाणु B। यदि मैं कहूँ कि यार परमाणु A धातु है और परमाणु B है अधातु, तो जब दोनों परमाणु आपस में जुड़ेंगे यानी संयोग होगा, तो उनके संयोग होने पर, उनके जुड़ने पर, उनके कंबाइन करने पर कौन सा बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, ये बताओ मुझे। यदि संयोग करने वाले दोनों परमाणुओं में से एक परमाणु तो हो धातु का और दूसरा परमाणु हो अधातु का, तो जब धातु और अधातु के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनके बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, ये क्वेश्चन है। बताओ आंसर, कमेंट में लिख के बताओ क्या आंसर होगा। पता होगा आपको कि जब धातु परमाणु अधातु परमाणु के साथ संयोग करेगा तो धातु की आदत तो होती है इलेक्ट्रॉन देने की और अधातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो धातु का परमाणु तो इलेक्ट्रॉन देगा और अधातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा। और आपको इस बात का भली भांति पता है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनने वाला बंध होता है आयनिक बंध, या जिसे आप कहते हो विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस बात का सब बच्चों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब धातु और अधातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन धातु परमाणु से निकलता है और अधातु परमाणु में प्रवेश करता है। वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो धातु से निकलेंगे और अधातु में प्रवेश करेंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 हो सकती है। तो इस तरीके से बनेगा दोनों परमाणुओं के बीच आयनिक बंध। और यदि मैं आपको कह दूं कि यार एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि मान लो हमारे पास दो परमाणु हैं A और B, उनमें से दोनों परमाणु अधातु हैं यानी नॉन मेटल के दोनों परमाणु हैं और दोनों संयोग करते हैं, तो बताओ उनके बीच कौन सा बंध बनने के चांस हैं।
तो बताओ कौन सा बंध बन सकता है। आपको पता है दो अधातु परमाणु आपस में जब संयोग करते हैं तो दोनों अधातु परमाणुओं की आदत होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की। पहला परमाणु ए दूसरे परमाणु बी से कहता है कि यार अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, और बी कहता है ए से सेम बात। यानी दोनों अधातु हैं, दोनों की आदत इलेक्ट्रॉन लेने की है। जब दोनों की आदत इलेक्ट्रॉन लेने की है तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन छीनना चाहते हैं, और जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि दोनों परमाणु लालची हैं, दोनों की आदत है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जब कोई बंध बनता है तो उसे आप क्या कहते हो बताओ। साझेदारी से बनने वाले बंध को आप कहते हो सहसंयोजक बंध। क्या कहते हो, सहसंयोजक बंध। तो ये दो बातें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब धातु अधातु के साथ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा धातु से अधातु की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के कारण जो बंध बनता है उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। और यदि दोनों परमाणु जो संयोग करने वाले हैं वे दोनों ही अधातु हों तो अधातु परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला जो बंध होता है उसे सारी दुनिया कहती है सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। पर मेरा तीसरा क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है, और इस तीसरे क्वेश्चन को मैंने पहले भी कई बार आपसे पूछा है इस यूनिट को डिस्कस करते हुए। मतलब इस यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, 46वां जो वीडियो है ये लास्ट टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न करेंगे और अभ्यास प्रश्न करेंगे। बस इस तरीके से हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। देखो कोई भी टॉपिक स्किप करने की मुझे आदत नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि हर एक टॉपिक को आपको समझा दूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि मेरे पास दो धातु परमाणु हैं, दो परमाणु हैं ए और बी और दोनों मेटल हैं, या दो परमाणु हैं ए और दोनों मेटल हैं, यानी एक ही धातु के दो परमाणु हैं, तो बताओ उन दोनों के बीच जब दोनों परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो उनके बीच कौन सा बंध बनेगा। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो धातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनके बीच कौन सा बंध बनता है। तो आप यदि सोचोगे कि यार धातु परमाणु है, दोनों की आदत इलेक्ट्रॉन देने की है, पहले परमाणु की आदत भी इलेक्ट्रॉन देने की है क्योंकि धातु है, और दूसरे परमाणु की आदत भी इलेक्ट्रॉन देने की है क्योंकि धातु है, तो धातु जब धातु के सामने खड़ा होगा ना, धातु के दो परमाणु, तो धातु के दो परमाणु जिस बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं वो कोई रासायनिक बंध नहीं होता है भाई। रासायनिक बंध तो तीन तरह के होते हैं, एक तो आयनिक बंध, एक सहसंयोजक बंध और एक उपसहसंयोजक बंध। आयनिक बंध में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक परमाणु से दूसरे परमाणु के ऊपर। सहसंयोजक बंध में दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, और उपसहसंयोजक बंध में भी दोनों परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। पर साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु द्वारा दिया जाएगा जिसे आप कहते हो दाता परमाणु, और जो परमाणु उस साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा उसे आप कहते हो ग्राही परमाणु। और तीर के निशान से उपसह संयोजक बंध को दिखाया जाता है। उपसह संयोजक बंध की दिशा होती है दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की ओर। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। जब दो धातु परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उनके बीच जो बंध बनता है उस बंध का नाम है धात्विक बंध। और धात्विक बंध कोई रासायनिक बंध नहीं है, क्योंकि धात्विक बंध में ना तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है और ना ही इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का दो परमाणुओं के बीच किसी तरह का लेना देना, किसी तरह की साझेदारी नहीं होती है। इसलिए मैं इसे केमिकल बॉन्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसे रासायनिक बंध नहीं बोल रहा हूँ। तो धात्विक बंध, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी दो धातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के लिए बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। अब अगला सवाल तुम्हारे दिमाग में खड़ा हो रहा होगा कि सर धात्विक बंध के बारे में किन वैज्ञानिकों ने बताया और क्या बताया, मतलब किस तरह दो धातु परमाणु आपस में जुड़ते हैं जब उन दो धातु परमाणुओं के बीच ना तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और ना तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो दो धातु परमाणु आखिरकार जुड़ेंगे कैसे, ये तो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है।
तो देखते हैं सबसे पहली बात, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि सबसे पहले डरूडे ने, मतलब धात्विक बंध के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? डरूडे थे। इन्होंने सबसे पहले मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है बाद में लॉरेंज ने संशोधित किया। मेटेलिक बॉन्ड का कंसेप्ट रखने वाले जो वैज्ञानिक थे वे डरूडे थे, पर उसके बाद लॉरेंज जो वैज्ञानिक थे इन्होंने मेटेलिक बॉन्ड को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया। इसमें मतलब संशोधन किया, कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ डेवलपमेंट किया इस कंसेप्ट में। कौन से कंसेप्ट में? मेटेलिक बॉन्ड के बारे में जो डरूडे ने बताया था उसमें थोड़े से सुधार किए लॉरेंज ने। क्या सुधार किए? देखो लॉरेंज ने बताया, देखो यहाँ से बात करते हैं, दूसरा जो एरो का निशान लगा हुआ है, धातु के आयनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल जिसके कारण धातु के परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं धात्विक बंध कहलाता है। तो धात्विक बंध क्या है कि धातु के आयनों तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। यदि आप इस चित्र को देखोगे ध्यान से, जरा इस चित्र को देखो जो मैंने इधर बना रखा है, यह धातु का एक टुकड़ा है और थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। धातु का एक टुकड़ा है और धातु के टुकड़े में बहुत सारे ये जो धन आयन हैं ये धातु के परमाणु हैं। ये जो धन आयन गोल गोल हमने बना रखे हैं, बीच में सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखा रखा है, ये क्या है? धातु के परमाणु। भाई आपके पास धातु का टुकड़ा है तो उसमें धातु के परमाणु तो होंगे ही। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ कि ये जो धातु के परमाणु हैं इनके ऊपर धन आवेश क्यों दिखा रखा है आपने? तो मेरा जवाब ये है कि यार एक बात बताओ, जो धातु के परमाणु होते हैं वो उनकी आदत क्या होती है? धातु के परमाणुओं की, धातु परमाणु की आदत होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की। तो ये जो धातु के परमाणु हैं इनकी बाहरी कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, और ये अपनी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल के रखते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि धातु तो उसे ही कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की हो। तो इन सभी धातु परमाणुओं के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन थे वे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं हैं। उनमें से या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। और वे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं, सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि सर इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकले हुए हैं धातु परमाणु के अंदर से? तो मेरा जवाब ये है कि धातु परमाणु की तो आदत ही होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की। धातु परमाणु की क्या आदत होती है? धातु उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी आदत होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की आदत होती है। और इसका दूसरा कारण भी मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरा कारण ये है कि जो धातु परमाणु होते हैं ना, इनका साइज बड़ा होता है, और साइज बड़ा होगा तो इनका आयनन विभव होता है कम, और जब इनका आयनन विभव कम होता है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाता है। तो ये जितने भी हमने परमाणु दिखा रखे हैं, धातु का बड़ा सा टुकड़ा है और उस धातु के बड़े से टुकड़े में जितने भी परमाणु दिखा रखे हैं, सारे परमाणु कैसे हैं? धनावेशित। सवाल खड़ा होता है कि सर धनावेशित क्यों हैं? जवाब मैंने आपको दिए 2, क्योंकि ये धातु के परमाणु हैं और धातु की आदत होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की, और जब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इनके ऊपर तो धनावेश आएगा ही। और दूसरा जवाब ये है कि धातु परमाणुओं का साइज बड़ा होता है, और बड़ा होता है तो इनका आयनन विभव होता है कम, और आयनन विभव कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएंगे। तो इसलिए सारे धातु के परमाणु धन आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? धन आवेशित। ध्यान रखना, धातु का कोई भी टुकड़ा होगा उसमें धातु के जितने भी परमाणु होंगे सारे कैसे होंगे? धनावेशित होंगे या धन आयन की तरह व्यवहार करेंगे। और इन सारे परमाणुओं के बीच में बहुत सारे हमने इलेक्ट्रॉन्स बना रखे हैं। देखो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं रेड कलर से। तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए भाई? ये जो परमाणुओं के बीच खाली जगह है जिसे आप कहते हो अंतरा परमाणुवीय अवकाश, इस अंतरा परमाणुवीय अवकाश में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए? आपके पास जवाब है इस बात का कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए। ये वही इलेक्ट्रॉन हैं जो परमाणुओं की बाहरी कक्षा से परमाणुओं ने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वे सारे परमाणु धातु के परमाणु हैं जिनकी आदत इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो धातु के टुकड़े की व्यवस्था कुछ इस तरीके की होती है जैसी आपको यहाँ नजर आ रही है। ऐसी व्यवस्था होती है धातु के टुकड़े की। क्या व्यवस्था? कि इसमें बहुत सारे तो धन आयनित परमाणु होंगे या धनावेशित परमाणु होंगे या धन आयन होंगे, धातु के धन आयन,
और बहुत सारे होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, ये प्रत्येक दिशा में गति करते हैं, यानी गति करने के लिए स्वतंत्र हैं, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ये ऐसे हैं जैसे मार्केट में बहुत सारे आदमी, ठीक है। और जो आपके ये जो धन आयन हैं या धातु परमाणु जो धनावेशित हैं, ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मार्केट में बहुत सारी दुकानें। तो मार्केट में दुकानें तो फिक्स हैं, वे तो अपनी जगह से हिल नहीं सकती ना, दुकानें नहीं हिल सकती अपनी जगह से। पर जो बहुत सारे आदमी हैं, जो ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, वे तो एक दुकान से दूसरी दुकान पर जा सकते हैं ना, उन्हें तो छूट है। ऐसा थोड़ा ही है कि कस्टमर जो है वो भी फिक्स हो जाएगा एक जगह जाके, ऐसा नहीं होगा। तो कस्टमर बिल्कुल ऐसा है जैसे यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और दुकानें बिल्कुल ऐसी हैं जैसे धनायन है। क्लियर बात। तो होता क्या है कि यदि मैं, आप यहाँ ध्यान दो जरा, इस इलेक्ट्रॉन की सुनो कहानी ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन की। यदि ये इलेक्ट्रॉन इस धन आयन और इस धन आयन के बीच में ना होता, सुनना जरा ध्यान से भाई, एक तो धनायन ये है और एक तो धनायन ये है। यदि दोनों धनायनों के बीच में ये इलेक्ट्रॉन ना होता तो क्या होता? तो होता ये कि पॉजिटिव चार्ज को डायरेक्टली फेस करता, यानी प्लस के सामने प्लस होता। और आपको पता है जब प्लस के सामने प्लस आ जाएगा तो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, और जब दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे तो इनके बीच तो बंध बनने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड कहाँ बन जाएगा इनके बीच में, यदि दोनों के ऊपर एक जैसा आवेश है। ये तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, और धक्का देंगे तो फिर तो धातु जो है ना, धातु वो इतनी मजबूत कैसे हो जाएगी भाई। मान लो लोहे का एक टुकड़ा है, और लोहे के टुकड़े में बहुत सारे लोहे के परमाणु हैं, और वे सारे परमाणु धन आवेशित हैं। तो एक धनावेशित परमाणु दूसरे धनावेशित परमाणु को क्यों आकर्षित करेगा? जब दोनों परमाणुओं के ऊपर समान आवेश है, तो समान आवेश होने के कारण तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो यार लोहे का टुकड़ा इतना मजबूत क्यों होता है? सोचा है कभी क्यों होता है? इसका रीज़न ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है। ये जो बीच में मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसकी उपस्थिति से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है धातु की मजबूती पर। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है ऋणावेश, ठीक है, माइनस। ये माइनस इस प्लस की तरफ तो आकर्षित होगा, ये माइनस यानी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित आयन और अपने राइट वाले धनावेशित आयन, दोनों धनावेशित आयनों को आकर्षित करेगा, करेगा ना आकर्षित। और जब ये इलेक्ट्रॉन बीच में आने के कारण इस वाले धनायन और इस वाले धनायन को भी आकर्षित कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इन दोनों की दुश्मनी को ख़त्म कर दिया है। इसके और इसके बीच में दुश्मनी थी क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज था, पर इलेक्ट्रॉन बीच में आया तो इलेक्ट्रॉन ने इन दोनों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका भी दोस्त है और इसका भी दोस्त है, इसलिए इन दोनों को मजबूरी में दोस्त बनना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये परमाणुओं के धन आयनों के बीच में आते हैं, और बीच में आके धन आयनों को या धनावेशित परमाणुओं को आपस में मजबूर कर देते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए, एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इस तरीके से धातु के जो दो धनायन आपस में जुड़ते हैं ना, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण बीच में, उस आकर्षण बल को जो दोनों परमाणुओं के बीच लगा है इलेक्ट्रॉन के कारण, उस आकर्षण बल को ही हम कहते हैं धात्विक बंध, जो आज का हमारा टाइटल है। बताओ समझ में आई क्या बात? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन ना होते तो धातु इतनी मजबूत ना होती। धातु इतनी मजबूत है उसका कारण भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि भाई धातु के आयनों, ये धातु के धनायन है, धातु हमेशा धनायन बनाती है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वह आकर्षण बल जिसके कारण धातु के परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, धात्विक बंध कहलाता है। बताओ समझ में आएगा धात्विक बंध का क्या मतलब है? अब हम अगली बात करेंगे। देखो ये जो है धात्विक बंध को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ओशियन थ्योरी, या इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी आप कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत। ये बिल्कुल वही है। देखो जैसे यहाँ मैंने चित्र बनाया है,
चित्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, धातु के परमाणुओं के अंदर से निकले हुए हैं, गति करने के लिए प्रत्येक दिशा में स्वतंत्र हैं, इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे आदर्श गैस व्यवहार करती है, गैस की जैसा बिहेवियर होता है इनका मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं। देखो इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत में ध्यान से देखेंगे, इसमें सबसे पहली बात लिखी हुई है धातु परमाणुओं का आयनन विभव बहुत कम होता है। बताया था ना मैंने आपको, धातु के परमाणुओं का आयनन विभव क्या होता है, कम। अब कुछ बच्चों के तो ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आयनन विभव का क्या मतलब है। मैं इसीलिए बार बार आपको कहता हूँ कि आपको प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। यदि आप प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। यदि आप किसी यूनिट में जाते हो ना तो उस यूनिट की एक एक वीडियो को देखते रहो एक डेफिनेट सीक्वेंस में, भले ही स्पीड फास्ट करके देखो, आपको जितना तेज़ी से आप समझ सकते हो। और यदि आप एक यूनिट के ऊपर प्रैक्टिकल करके देख लो, आप यदि किसी एक यूनिट के ऊपर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो ना, एक यूनिट के सारे वीडियोज़ को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लोगे और फिर अपना कैलकुलेशन कर लेना आपको उस यूनिट में इतनी मजबूती मिल जाएगी कि उससे ज़्यादा मजबूती हो ही नहीं सकती है। इस चीज़ की 100% गारंटी है। तो इसलिए कहता हूँ कि आपको किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो आपको प्ले लिस्ट के अनुसार सीरियल वाइज एक एक वीडियो देखना चाहिए। इसलिए कहता हूँ मैं बार बार कि कोई कमजोरी ना रहे आपके अंदर। अब देखो चलो भाई, धातु परमाणुओं का आयनन विभव बहुत कम होता है। आयनन विभव का मतलब पता क्या होता है, मान लो कोई परमाणु है और उस परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जितनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस कम से कम ऊर्जा के अमाउंट को हम कहते हैं आयनन विभव। वो आयनन विभव है वो ऊर्जा जिसकी आवश्यकता पड़ती है किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पर इसकी एक शर्त है कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा से आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हो ना, उस परमाणु के लिए दो शर्तें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली शर्त तो यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो परमाणु गैसीय अवस्था में होना चाहिए, और दूसरी शर्त आपको यह ध्यान रखनी पड़ेगी कि वो परमाणु विलगित होना चाहिए। विलगित का मतलब अकेला, ऐसा ना हो कि किसी दूसरे परमाणु के साथ उसने बॉन्ड बना रखा और फिर आप उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, फिर बात सही नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत में सबसे पहली बात बताई गई कि धातु परमाणुओं का आयनन विभव बहुत कम होता है। बिल्कुल होता है। क्यों होता है मैंने बता दिया, साइज बड़ा होता है इनका इसलिए, और इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कारण है। नंबर 2, अतः ये इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करके धनायन में बदल जाते हैं। तो ये आसानी से किस में बदल जाएंगे, धनायन में। क्यों बदल जाएंगे आसानी से धनायन में, क्योंकि इनका आयनन विभव कम है और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इनमें से बाहर निकलेगा तो ये तो धनायन में बदल ही जाएंगे। तीसरी बात, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन या गतिशील इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन धातु के परमाणु की बाहरी कक्षा से निकलकर अंतरा परमाणुवीय अवकाश में मुक्त रूप से घूमते रहते हैं ना, जैसे कॉलेज में आवारा बच्चे, वे कक्षाओं में तो होते नहीं बच्चे, वे बच्चे हमेशा अपनी क्लासेस को बंक करके कॉलेज में ही घूमते रहते हैं इधर उधर, ऐसे ही होते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है ना, जो परमाणुओं की बाहरी कक्षा से निकलकर अंतरा परमाणुवीय अवकाश में मुक्त रूप से घूम रहे हैं, उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कह सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन गैस कह सकते हैं। ठीक है। नंबर 4, मुक्त इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस की तरह व्यवहार करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आदर्श गैस की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसका मतलब पता क्या होता है कि ये कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। नंबर 5, इन गतिशील इलेक्ट्रॉन की धनायनों के बीच गति के कारण, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं धनायनों के बीच जिस समय गति कर रहे होंगे, धनायनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्यों करता है मैंने आपको समझा दिया कि जब दो धनायनों के बीच एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन दोनों धनायनों को किस तरीके से आपस में दोस्त बना देगा, किस तरीके से उन्हें एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने के लिए मजबूर कर देगा। तो यहाँ लिखा हुआ है, इन गतिशील इलेक्ट्रॉनों की धनायनों के बीच गति के कारण धनायनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे धात्विक बंध कहते हैं। ये होता है मेटेलिक बॉन्ड।
यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले। पर ये इलेक्ट्रॉन समुद्र सिद्धांत है। नंबर 6, धात्विक बंध की जो शक्ति होती है ना, स्ट्रेंथ होती है जो मेटेलिक बॉन्ड की, वो अनुक्रमानुपाती होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या व नाभिकीय आवेश के। देखो, मान लो धातु परमाणु है और उस परमाणु में जितने ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उस परमाणु में जितने ज़्यादा क्या होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे मेटलिक बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा। अब यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा, ज़रूर क्वेश्चन ये खड़ा हो रहा होगा कि सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, सर ये तो हमें पता ही नहीं है। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता है, यदि आपको पता है तो कमेंट में लिखो, आप बताओ मुझे संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। पॉज करो वीडियो को और कमेंट में उत्तर लिखो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बताओ, हिम्मत है तो। और यदि नहीं हिम्मत है, मान लो हिम्मत हार गए आपको पता नहीं है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो यार वीडियो को पॉज ना करो, देखते रहो। सुनो, आपका जो परमाणु होता है ना, और उस परमाणु की बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन। मान लो कोई परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगा यार उसके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है। किसी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कहूँगा संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं। किसी की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं कहूँगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 3। पर धातुओं की बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। यदि आप कहते हो ना कि कोई परमाणु है, उसकी बाहरी कक्षा में यार 4 इलेक्ट्रॉन है और वो धातु है, तो यार इस बात पे मैं मोहर नहीं लगा सकता, बिल्कुल भी मैं इस बात पे ठप्पा नहीं लगा सकता हूँ कि कोई परमाणु ऐसा है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और आप उसे बिना देखे कह दो कि वो मेटल है। क्योंकि जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं ना, तो इस बात के में डाउट पैदा हो जाता है कि वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा या नहीं। क्योंकि मेटल उसे कहते हैं जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की होगी। यदि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ना कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। यानी जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है उसकी आदत इलेक्ट्रॉन छोड़ने की है, तो उस पर आप ठप्पा लगा सकते हो कि हाँ भाई मेटल है। जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो 8 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ना कि 6 लेगा। ठीक है, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ रहा है तो आप ठप्पा लगा सकते हो कि हाँ मेटल है, धातु है। तो जिसके बाहरी कक्षा में इसी प्रकार 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 करने के लिए वो 3 को छोड़ेगा, ना कि वो 5 लेगा। और यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इस बात पर आप ठप्पा लगा सकते हो, मोहर लगा सकते हो कि हाँ जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी धातु ही होती है। पर यदि यार मैं कह दूं किसी की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या इस बात का पक्का सबूत है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा? नहीं। क्या पता वो इलेक्ट्रॉन ले, क्या पता वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले जैसे कार्बन करता है। ठीक है, तो बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तभी पक्की बात हम कह सकते हैं कि वो मेटल है, धातु है। तो इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 3 तक जा सकती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको पता चल गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन व नाभिकीय आवेश नाभिकीय आवेश दोनों एक ही बात है भाई। मान लो नाभिकीय आवेश तो पता है आपको, नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उसके अनुसार निकलता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश निकालना सिखा रखा है यदि आप सारे वीडियोस को एक डेफिनेट सीक्वेंस में देखते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड में आपको इसके बाद बस थ्योरी तो यहाँ कंप्लीट हो जाती है हमारी यूनिट की, कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हें करते हैं चलो। फिर इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एनसीईआरटी के उदाहरण, और एनसीईआरटी के पाठ्यनिहित प्रश्न तो है ही नहीं इस यूनिट में हमारे एनसीईआरटी बुक में। एक्सरसाइज है बड़ी सी, एक 40 क्वेश्चन है लगभग एक्सरसाइज में, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एनसीईआरटी के उदाहरण, पाठ्यनिहित प्रश्न और एक्सरसाइज यानी अभ्यास प्रश्न करने बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन तथा किस अन्य परमाणु के बीच बनता है, बताओ। सिखा रखी है ना ये बात भाई। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए या तो फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन। जो बहुत ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं वे ये 3 हैं, इन 3 को ध्यान रखना है आपको। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा ना, वो एक तो हाइड्रोजन वहाँ होना चाहिए और हाइड्रोजन के साथ सह संयोजक बंध द्वारा डायरेक्टली अटैच होना चाहिए बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व को, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, इन 3 को ध्यान रखना है आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
समान अणुओं के बीच बनने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको मैंने सिखा रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और एक अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध को अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध भी कहते हैं। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्ड दो अणुओं के बीच बन रहा है ना, जैसे HF और HF के बीच, यदि कोई ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड है जो दो अणुओं को आपस में जोड़ता है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को हम कहते हैं क्या कहते हैं? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। तो समान अणुओं को जोड़ने वाला हाइड्रोजन बंध क्या होगा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होगा। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध को हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। पता किस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं? अंतर अणुक और अंतरा अणुक को। मतलब हिंदी की पढ़ाई तो उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं कर रखी होती है, इसलिए वे कंफ्यूज होते हैं। अंतर अणुक अंतरा अणुक, अंतर का मतलब बिटवीन और अंतरा का मतलब विद इन। समझो ध्यान से, यदि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध आप बोल रहे हो तो आप समझ जाओ बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, जिसे अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और यदि हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल बन रहा है, यानी एक ही अणु के अंदर ही बन रहा, कोई अणु अपनी दो चावलों की खिचड़ी अलग ही बना रहा, ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कहोगे अंतरा अणुक। अंतरा का मतलब विद इन, यानी एक ही चीज के अंदर, अंतरा अणुक, ठीक है। अंतरा अणुक का एक दूसरा नाम भी है अंतः अणुक। तो समान अणुओं के बीच बन रहा है, यानी अणुओं को जोड़ने वाला तो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है, जिसकी वजह से गलनांक व क्वथनांक बढ़ जाते हैं, पदार्थ के अणु पास पास आ जाते हैं, ठीक है, अवस्था गैस से द्रव की तरफ को शिफ्ट हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित होते हैं इसके द्वारा, ठीक है। चलो खैर, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड में कीलेट का निर्माण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक शब्द है जो दिमाग खराब कर रहा है बच्चों का, कीलेट। कीलेट का मतलब कुछ नहीं है यार, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कीलेट का मतलब होता है रिंग, छल्ला। रिंग या छल्ला कब बना था बताओ? मैंने आपको ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल बनवाया था। ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बना था अंतरा अणुक या अंतः अणुक, और उसी में अंदर ही एक छल्ला बन गया था, गोल गोल रिंग। एक तो बेंजीन रिंग था ही, और बेंजीन रिंग के राइट साइड में ऊपर की तरफ एक छल्ला बन गया था, ठीक है। तो वो जब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, तो वहाँ अणु में एक छल्ला, एक रिंग अलग से बन जाता है, और उस रिंग को, छल्ले को या वलय को ही हम कहते हैं कीलेट। तो किस प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड में कीलेट का निर्माण होता है? तो उत्तर है अंतः अणुक या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड में। या तो अंतः अणुक को हो या अंतरा अणुक को, एक ही बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रोजन बॉन्ड का एसिटिक एसिड के अणुभार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ, समझाया था या नहीं? हाइड्रोजन बॉन्ड का एसिटिक एसिड के अणुभार पर क्या प्रभाव पड़ता है? सबको पता है कि एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का यदि प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार आप जोड़ोगे तो उसका अणुभार लगभग 60 आएगा। पर एसिटिक एसिड के दो अणु आपस में जुड़े होते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो अणु आपस में जुड़े होते हैं, और जब दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो एसिटिक एसिड का अणुभार जो हम प्रैक्टिकली निकालते हैं वो जस्ट डबल आता है, यानी बिल्कुल दुगना, क्योंकि दो अणु आपस में जुड़ गए। और क्यों जुड़े? क्योंकि उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए। तो 60 से अणुभार कितना हो जाता है? 60 से 120 हो जाता है। इन्होंने पूछा था ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड का एसिटिक एसिड के अणुभार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 60 से क्या हो जाता है? 120 हो जाता है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड से श्यानता किस प्रकार प्रभावित होती है? सबको पता है, यदि अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे किसी पदार्थ में, तो उस पदार्थ के सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे, और सारे अणु आपस में जुड़ेंगे तो उनमें आकर्षण बल बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो श्यानता भी बढ़ेगी, और श्यानता का भाई है पृष्ठ तनाव, वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण श्यानता बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं छठा क्वेश्चन। धात्विक बंध की शक्ति किस पर निर्भर करती है? अभी ऊपर तो पढ़ा हमने, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या व नाभ के आवेश पर।
ठीक, मेटेलिक बॉन्ड कितना मजबूत होगा। तो इतनी बात हमें करनी थी आज के वीडियोज़ में। और बेटे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ना आपको, क्लास 11th यूनिट 4 वीडियो नंबर 47, यूनिट 4 के एनसीईआरटी के उदाहरण व अभ्यास प्रश्न, उसका भाग 1, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम इसे डिस्कस करेंगे। बस आज आप इतना काम कर लो। और ये हमने करा है क्लास 11th का यूनिट 4 का वीडियो नंबर 46, धात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 46वां वीडियो तो ये हो गया, लगभग 47-48 लगभग 50 वीडियो बनेंगे। सारे क्वेश्चन करने हैं ना, एक्सरसाइज के 40 क्वेश्चन हैं, तो इस यूनिट में हमारे 50 वीडियो बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर हम स्टार्ट करेंगे 5वां यूनिट। अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ आप वे क्वेश्चन करा दिया करो जो बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं, ज़्यादातर वही क्वेश्चन करा दिया करो, तो आप बोर्ड में तो अच्छे नंबर ले आओगे। पर उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? क्या 12वीं पास करके 12वीं का रिजल्ट हाथ में लेके सबको अपने रिश्ते करवा देने? इस रिश्ते वाले आएंगे और पूछेंगे कि लड़के ने क्या कर रखा, 12वीं कर रखी जी, हो जाएगा जी रिश्ता 12वीं का रखी तो रिश्ता करवाना हमारा टारगेट थोड़ा ही है। रिश्ते तो बिना 12वीं के भी हो जाएंगे। आप इतने टैलेंटेड हो कि अपने रिश्ते स्वयं करवा सकते हो, मुझे पता है। तो हमें रिश्ते नहीं करवाने हैं, रिश्ते तो होते रहेंगे, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए सारे टॉपिक कवर करता हूँ मैं, सारे टॉपिक्स इसलिए कवर करता हूँ कि आपको बाद में दिक्कत ना हो कुछ भी। चाहे आप किसी कंपटीशन में बैठ जाओ, या फिर आप मान लो ग्रेजुएशन कर रहे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे केमिस्ट्री से, तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, क्या पता आप टीचर ही बन जाओ, बड़े हो गए, तो वहाँ क्या करोगे फिर? वहाँ भी सिर्फ वही क्वेश्चन कराओगे जो बोर्ड में आते हैं। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और बीच बीच में वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ लेने, या पॉज करके लिख लेना आप, जैसा आपको सही लगता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेहनत और ईमानदारी से हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।